नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट एंड थर्ड ईयर के अंतर्गत विश्व इतिहास, जिसमें हम बात कर रहे हैं विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं 1453 से 1870 तक की सीरीज में। इसमें दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हुए आज का सेशन हम लेंगे उपनिवेशवाद के आरंभ पर। जी हाँ दोस्तों, बिगिनिंग ऑफ कॉलोनियल सिस्टम क्या था, ये उपनिवेश क्या था या उपनिवेशवाद क्या था, इस सब पर हम पूरे विस्तार से आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करके आज के इस टॉपिक को पूरी तरह समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेशन एंड तक देखते हैं, क्योंकि यदि सेशन एंड तक देखेंगे तो ही आपका कोई सा भी चाहे टॉपिक हो वो क्लियर हो पाता है पूरी तरह से, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो नए छात्र हैं उनको मैं बता दूं कि सभी सेशन जो है हमारे चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर सभी सेशन क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा लोधाजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर जितने भी सेशन हो रहे हैं वो सब निशुल्क है, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड के हो या थर्ड ईयर के हो। और ऐसे निशुल्क सभी सब्जेक्ट तक पहुंच बनाने के लिए, उनके नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको विजिट करना चाहिए हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर, जहां पर आप मेरे द्वारा YouTube पर फ्री कोर्सेज जो लॉन्च किए गए हैं उन तक पहुंच बना पाएंगे बड़ी ही आसानी से। और आप लंबी लिस्ट देख पा रहे हैं, ये सभी मेरे YouTube पर फ्री कोर्सेज हैं जो मेरे द्वारा यहां लॉन्च किए गए हैं। सभी सेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, और हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है। उम्मीद करता हूं सारी बातें आप लोगों को समझ आई होगी। जल्दी से प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट, चाहे आपके सिलेबस में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे विद डिटेल। क्लियर है? तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सभी सेशन चैप्टर वाइज चैप्टर हो रहे हैं, तो इसमें जो है आज लेक्चर नंबर 7 के साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। इस पर सभी सेशनों पर हम डिस्कस कर चुके हैं, सभी टॉपिकों पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं उपनिवेशवाद के आरंभ पर, अर्थात कि फर्स्ट यूनिट के आखिरी टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कल से हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट कर देंगे। ये पूरा सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस ले रहे हैं, इसको अपने सिलेबस के साथ में मैच कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट दैट मीन्स कि हमें यहां पर ये देखने को मिलेगा कि आज के इस पूरे टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, अर्थात कि इस पूरे टॉपिक को, उपनिवेशवाद के आरंभ का जो ये टॉपिक है, इसे किन किन पॉइंटों के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपनिवेशवाद की व्याख्या, और इसमें आपको यह भी समझने को मिलेगा, यदि नए छात्र हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो यहां पर व्याख्या वाले बिंदु में आपको यह समझने को मिलेगा कि चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, व्याख्या के रूप में हमें क्या लिखना होता है। यह सब कुछ डिस्कस हम फर्स्ट पॉइंट में करने वाले हैं। सेकंड में हम देखेंगे उपनिवेशवाद एक्चुअल में क्या होता है, इसका आशय क्या है, उपनिवेशवाद का स्वरूप क्या है, और उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण क्या है। क्लियर है? तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम आज का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। ये आज के टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नोट्स डाउनलोड करना, और वहां पर आपको जो है ये PDF मिलेगी। तो जब भी आप रिवीजन लगाएंगे तो उससे पहले इसका रिवीजन जरूर लगाइएगा, प्रश्न जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही इसका रिवीजन लगाना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्याख्या की अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो एग्जाम में आपने अक्सर देखा होगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको बहुत अच्छे से याद था, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी आपकी, आप आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छी करके आए हैं, और सफिशिएंट जो है सफिशिएंट वर्ड्स के साथ में आपने अपनी आंसर राइटिंग कंप्लीट की थी, लेकिन फिर भी नंबर अच्छे नहीं मिलते। उसके पीछे रीजन ये होता है कि कुछ पॉइंट हम मिस करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं एग्जाम में। उन गलतियों में एक सबसे बड़ी गलती होती है कि आप आंसर को स्टार्ट करने से पहले पॉइंट नंबर 1 के रूप में व्याख्या अर्थात की एक्सप्लेनेशन नहीं डालते। व्याख्या को डालना बहुत जरूरी है दोस्तों अच्छे नंबरों के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि व्याख्या में हम लिखे क्या, एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट में लिखे क्या, क्या हमें यहां पर टॉपिक का अर्थ लिखना चाहिए, क्या हमें यहां पर टॉपिक की परिभाषा लिखनी चाहिए, या कुछ और। दोस्तों, ना उसका अर्थ आएगा ना परिभाषा, बल्कि यहां पर टॉपिक का ओवरऑल जितना भी सारांश होता है उसे हमें यहां पर लिखना होता है।
व्याख्या के रूप में हमें दिखाना होता है एग्जामिनर को कि जो सवाल आपने हमसे किया है उस सवाल की जानकारी हमें बारीकी से है। तो जो टॉपिक है, टॉपिक की शुरुआत से लेकर अंत तक का आपको यहां पर लिखना होता है और कम से कम कंटेंट में लिखना होता है। यह बड़ी चुनौती वाला काम है, इसलिए मैं हर एक टॉपिक में व्याख्या वाला पॉइंट जरूर रखता हूं ताकि आपका जो है पूरा टॉपिक कवर भी हो, क्लियर भी हो और आपको अच्छे से समझ भी आए। चलिए थोड़ा सा हम उपनिवेशवाद को लेकर के एक छोटा सा थोड़ा सा कंटेंट है, इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि व्याख्या के रूप में क्या लिख सकते हैं। ध्यान सुनिएगा। यूरोप में आधुनिक युग के आने के बाद नए समुद्री मार्गों की खोज हुई। देखिए कहां से शुरुआत की हमने, यूरोप के आधुनिक युग से, अर्थात कि औद्योगिकीकरण से। यूरोप में जब औद्योगिकरण आता है, आधुनिक युग औद्योगिकरण से ही प्रारंभ माना जाता है। तो यूरोप के आधुनिक युग से हमने प्रारंभ किया और पहुंचेंगे कहां तक, उपनिवेशवाद की स्थापना तक। कैसे, ध्यान सुनिएगा। यूरोप में औद्योगिक आधुनिक युग आता है। आधुनिक युग के बाद में जैसे ही यूरोप में विकास होने लगता है तो नए नए मार्गों की खोज प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूरोप में जो माल बन रहा था उसकी खपत करने के लिए बाजार ढूंढने हेतु नए नए मार्गों की खोज प्रारंभ हो जाती है। इन खोजों के कारण ही, इन मार्गों की खोज के कारण ही 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से विभिन्न यूरोपीय जातियों ने एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे और भी कई सारे देश पर अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए, अपने उपनिवेश स्थापित किए। और इसी उपनिवेश स्थापित करने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। एकदम आसान शब्दों में। अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ के इसको समझते हुए देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमने यूरोप के आधुनिक युग से लेकर के उपनिवेश की स्थापना तक की पूरी चर्चा इन बिंदुओं के इस कुछ चंद लाइनों के माध्यम से कर चुके हैं। इस तरह से व्याख्या में आपको सामान्य सी बातें लिखनी, कोई ऑथेंटिक बातें नहीं लिखनी है, सामान्य सी बातें लिखनी है, लेकिन टॉपिक को लेकर के लिखनी है जहां पर आप व्याख्या में संपूर्ण जानकारी उस टॉपिक की दे सके। यहां पर किसी का अर्थ नहीं समझाना होता है। बात समझ आई ना? चलिए तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे। अब ये व्याख्या वाला पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट आपको तब समझ आएगा जो हमने बात की यूरोप में आधुनिक युग के आने की, और आधुनिक युग आने से समुद्री मार्गों की खोज के पीछे का क्या रीजन था, और इन समुद्री मार्गों की खोज कैसे कैसे पॉसिबल हो पाई, किन्होंने खोज की, इस खोज से एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बाकी देशों पर इन्होंने कैसे उपनिवेश स्थापित किए। तो इन सब की जानकारी हमें आगे वाले पॉइंटों के माध्यम से मिलने वाले है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उपनिवेशवाद का हम अर्थ देखेंगे कि उपनिवेशवाद एक्चुअल में होता क्या है। एक सामान्य शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो ऐसा समझिए कि जब कोई राष्ट्र जो लगभग विकसित है, जो विकसित हो चुका है, उसके पास में आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, वह सभ्यता अच्छे से पनप चुकी है, कुल मिलाकर के वो अपने हर क्षेत्र में विकास कर चुका है, जब ऐसा कोई राष्ट्र किसी गरीब और पिछड़े हुए राष्ट्र में जाकर के उसकी राजनीतिक, उसकी आर्थिक, उसके प्राकृतिक साधनों पर अधिकार जमा ले, तो उस व्यवस्था को अधिकार जमाने के बाद में वहां का शोषण करने लगे, तो इस प्रकार की व्यवस्था को ही हम उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य सी चर्चा हुई। अब थोड़ा थ्योरेटिकल रूप से अगर हम समझने का प्रयास करें कंटेंट के साथ में कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे होगा, तो उसके लिए देखिए, जब किसी विकसित राष्ट्र के कुछ निवासी अपनी मातृभूमि को त्याग कर किसी अन्य पिछड़े या गरीब देश में जाकर के बस जाते हैं और अपने बल और बुद्धि के द्वारा उन देशों की भूमि और प्राकृतिक संपदा पर अधिकार करके उनका शोषण करने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। क्या कहा गया? अरे भाई, जब कोई विकसित देश के कुछ निवासी अपना देश छोड़कर के किसी गरीब और पिछड़े हुए देश में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पर अपनी ताकत के दम पर या अपनी बुद्धि के दम पर उस देश की प्राकृतिक संपदा को, उसकी भूमि पर अधिकार जमाकर उस देश का शोषण करने लगे, तो उसी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है।
उपनिवेशवाद में विकसित राष्ट्र जो है अपने मूल देश की बात हो रही है यहां पर, अपने देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को उस गरीब और पिछड़े हुए देश में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि उस देश की जो संपत्ति है उसे आसानी से और वैध तरीके से अपने मूल राष्ट्र में पहुंचाया जा सकता है। अपने मूल देश से औद्योगिक उत्पादों की खपत करके, क्या कहा गया? अपने मूल देश से औद्योगिक उत्पादों की खपत करके वहां कच्चा माल भेजकर उसे लाभान्वित करते हैं। यह सबसे बड़ा मुद्दा था, याद रखिएगा, यह सबसे बड़ा मुद्दा था जो कि समुद्री मार्गों की खोज से प्रारंभ हुआ। समुद्री मार्गों की खोज से प्रारंभ हुआ और लगभग पूरी दुनिया जो है इस उपनिवेशवाद की पीड़ा से आहत हुई। लगभग पूरी दुनिया हो चुकी थी, कुछ राष्ट्रों को छोड़ दे तो लगभग सारे देश जो है यूरोप के गुलाम बन चुके थे। उन्हीं गुलाम देशों को ही उपनिवेश कहा गया था। कहां से शुरू हुई थी? समुद्री खोज। वो समुद्री खोज किस रीजन से हुई थी? क्योंकि यूरोप में जो है औद्योगिक विकास प्रारंभ हो चुका था। औद्योगिक विकास प्रारंभ होने से नई नई फैक्ट्रियां वहां स्थापित हो रही थी, तो वहां पर जो उन फैक्ट्रियों में माल बन रहा था, अब यूरोप के सामने ये चैलेंज था कि जो माल बन रहा है फैक्ट्रियों से, उसे खपत कहां किया जाए, उसको बेचा कहां जाए। तो बेचने के लिए इन्हें कुछ नए देशों की आवश्यकता थी, लेकिन नए देशों तक पहुंच इतनी आसान नहीं थी, उनके पास मार्ग नहीं था। बेसिकली मार्ग थे, लेकिन अगले कॉन्सेप्ट में हम उसको पढ़ेंगे कि किस तरह से जो भूमि मार्ग था वो बंद हो चुका था कुस्तुनतुनिया के कारण। तो उस मार्ग के बंद हो जाने के कारण जो है अब उन्होंने समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास किया यूरोप ने। तो इसी समुद्री मार्ग की खोज जो हुई थी उसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य था कि यूरोप में बना हुआ माल अन्य देशों में खपाने के लिए। जैसे ही समुद्री मार्गों की खोज हुई और यूरोपीय लोग जब अन्य देशों में पहुंचे तो अपने यहाँ का बना हुआ माल वहां पर उन पिछड़े हुए देशों में बेचने लगे और वहां से नाम मात्र के या कौड़ियों के दाम पर कच्चा माल ला करके अपने मूल देश भेजने लगे। इस प्रकार से यूरोप के देशों को दोनों तरफ से ही अच्छे से फायदा हो रहा था। फायदा कैसे, किस प्रकार हुआ? अपना जो बना हुआ माल था वो मशीनों से बना हुआ माल था। उन पिछड़े हुए देशों में हाथों से बने हुए माल जो है उसका सामना नहीं कर पाए, और जो हाथों से या कहें कि जो कुछ कुटीर उद्योग थे उन देशों में, वो अपने आप समाप्त होने लगे, वो ठप पड़ने लगे। तो इस तरह से इन यूरोप के माल का जो है वहां पर एक अधिकार हो गया बाजारों में और एक तरफा वही बिकने लगा। अब वो उसके बिकने से जो कच्चा रॉ मटेरियल था वो रॉ मटेरियल बेकार होने लगा, तो उसको कौड़ियों के दाम पर खरीदकर अपने देश भेजने लगे। तो इस प्रकार से इन्होंने दोनों ही तरफ से फायदा उठाया। तो इसी को कहते हैं उपनिवेशवाद। बताइए क्या क्लियर हुआ ये पॉइंट? उपनिवेशवाद किसको कहते हैं, है ना? उपनिवेशवाद सिंपल सी कहानी की अगर फिर से मैं एक बार और रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए ताकि आपके दिमाग में ये पूरी तरह से इंटर हो जाए। जब कोई विकसित राष्ट्र के कुछ लोग या कुछ कंपनी या कुछ संस्थाएं या कोई एक संस्था किसी पिछड़े हुए देश में जाकर के और वहां पर बसकर वहां शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद में वो अपने उस देश की भूमि पर अधिकार कर ले, वहां की प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार कर ले, ठीक है। तो इस प्रकार के अधिकार करने के बाद में वहां का शोषण करे, तो इस जो प्रक्रिया होती है इसी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर वहां का शोषण करके और अपने मूल देश को फायदा पहुंचाना, इसी को उपनिवेशवाद कहा जाएगा। बात समझ आए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा देखते हैं, और निश्चिंत रहिए ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने कंटेंट ऐसे स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं कि टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही इसका एक एक पक्ष आपके दिमाग में पूरी तरह निखर जाएगा, क्योंकि इसका जो आशय है, अर्थ है, उसमें हमने कुछ कंटेंट को देखा। अब उस कंटेंट को और क्लियर करने के लिए जो है ना, उपनिवेशवाद का स्वरूप उससे लिंक है। जैसे आप स्वरूप को समझोगे तो आपका उपनिवेशवाद का जो आशय वाला पॉइंट था वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जो प्रारंभ वाला बिंदु था पॉइंट नंबर 1 व्याख्या एक्सप्लेनेशन वाला, वो भी आपका धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि सभी पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लिंक होते हैं। चलिए, तो अब हम समझेंगे उपनिवेशवाद का स्वरूप का मतलब यह हुआ कि जो उपनिवेश, जिस कॉलोनियलिज्म की हम बात कर रहे हैं, उपनिवेशवाद की हम बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार का था, उसका स्वरूप कैसा था। तो स्वरूप तो वैसे भी बड़ा ही डरावना था,
उन देशों के लिए जहां जो उपनिवेश बने थे। क्यों डरावना था? क्योंकि ये पीड़ा सिर्फ वही राष्ट्र समझते हैं जो इसके शिकार हुए थे। जैसे कि भारत भी लगभग 200 से भी ज्यादा साल इसका गुलाम रहा है ना, इंग्लैंड का गुलाम रहा, मतलब उपनिवेशवाद का शिकार रहा। उपनिवेशवादी सत्ताओं ने जो विकसित राष्ट्र थे, जो उपनिवेश बनाना चाहते थे, उनको ही यहां कहा गया उपनिवेशवादी सत्ताओं ने मूल निवासियों का हक मारकर संपदा के शीघ्र अधिग्रहण कर लेने की नीति अपनाई। ठीक है, तो जिन्होंने उपनिवेश बनाने का प्रयास किया, कहें कि जो विकसित राष्ट्रों से जो लोग आए उन देशों में, पिछड़े हुए देशों में, उन देशों के जो मूल निवासी थे उनके हक को नजरअंदाज करके वहां की संपत्ति का अधिग्रहण करने की नीति प्रत्येक यूरोपीय देश ने अपनाई थी, ताकि उपनिवेशवाद को स्थापित किया जा सके। इस प्रकार के अनैतिक शोषण के कारण, अब सुनिए ध्यान से, जो कुछ कंपनियां आती है व्यापार करने के लिए, आती है और व्यापार करते करते वो वहां की संपत्ति का अधिग्रहण कर लेते हैं उपनिवेश स्थापित करने के लिए, उपनिवेश बनाने के लिए। तो उन कंपनियों के साथ या उन लोगों के साथ में कुछ मिशनरी भी आते हैं, ईसाई मिशनरी, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि उन देशों में अपने धर्म का प्रचार किया जा सके और वहां के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो इन्होंने भी, ईसाई मिशनरियों ने भी चरम सीमा तक इन्होंने पूरा प्रयास किया लोगों को ईसाई बनाने का। लेकिन वहां की आम जनता या वहां के मूल निवासी इनके शोषण को अच्छी तरह से समझ चुके थे, इनकी नीयत को अच्छी तरह समझ चुके थे। तो इनकी समझ के कारण जो है ना, ये ईसाई मिशनरियों का जो कार्य था धर्म प्रचार प्रसार का, वो जो ठप पड़ने लगा, निरस्त होने लगा। इनके लिए बहुत मुश्किलें होने लगी थी, क्योंकि अब तक आम जनता भी यूरोपियों की नीयत को समझने लगी थी। सभ्यता के उपकरण अफ्रीका तक पहुंचाने का कार्य पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों को सौंपा गया। इससे कठिनाइयां और ज्यादा बढ़ने लगी। कहने का अर्थ यह है कि उनमें से एक ऐसा राष्ट्र, अफ्रीका भी एक ऐसा राष्ट्र था जो अत्यंत पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। तो पिछड़े हुए राष्ट्र में यूरोप की कंपनियां आती है, स्पेन की कंपनियां पहले आती है, और स्पेन की कंपनी जब आती है वहां पर, तो वहां पर सभ्यता के प्रसार का बहाना बना करके वहां पर अधिकार कर लेती है। और इस प्रकार से उस सभ्यता, जो कहा गया ना, सभ्यता के उपकरण अफ्रीका तक पहुंचाने का कार्य, मतलब कि अफ्रीका में सभ्यता के प्रसार का कार्य जो है, कुछ जो पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको सौंपा गया था। पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनियों को यह कार्य सौंपा गया, और इसके कारण जो है वहां पर कई प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगी। ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों ने अफ्रीका में अच्छे खासे से लूट खसोट की। क्योंकि प्रमुख जो कार्य था वो इन्हीं कंपनियों को सौंपा गया था। इसके अलावा जो है जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क, और यूरोप के एक बड़े ही एक राजनीतिज्ञ भी माने जाते हैं ये, है ना, यूरोप के बड़े ही एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ माने जाते हैं ये, और ये प्रथम चांसलर थे। तो इन्होंने ठंडेपन के इस नृशंस दशा को स्वीकार किया। ठंडेपन का मतलब ये हुआ कहने का कि जिस तरह से शांतिपूर्वक मूल निवासियों पर अत्याचार किए जा रहे थे, मूल निवासियों के हक को मारा जा रहा था ना, तो वहां पर क्या है कि किसी अन्य राष्ट्र तक ये खबर नहीं पहुंच पाती थी, या विश्व इससे अनजान था पूरी तरह से कि यूरोप किस तरह से उन पिछड़े हुए देशों में अत्याचार कर रहा है। इससे पूरा विश्व नजरअंदाज कर रहा था, विश्व तक ये पहुंच ही नहीं पा रही थी इनकी ये दशा। इसी को कहा गया कि बिस्मार्क ने जो ये ठंडेपन की नृशंस दशा थी इसको स्वीकार किया, और एक सूत्र पर चला, हमेशा एक फॉर्मूले पर इसने अपनी सत्ता खड़ा करने का प्रयास किया, अपने उपनिवेशवाद को खड़ा करने का प्रयास किया कि झंडे को व्यापार के पीछे चलना चाहिए। क्या कहा गया? झंडे को व्यापार के पीछे चलना चाहिए। उन्होंने ये कहा, बिस्मार्क ने कहा कि झंडे को व्यापार के पीछे चलना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि राजनीति को व्यापार के पीछे चलना चाहिए, ताकि व्यापार को राजनीति सपोर्ट कर सके। उस मूल देश की राजनीति व्यापार को सपोर्ट करे।
इसीलिए कहा गया कि झंडे को व्यापार के पीछे चलना चाहिए, मतलब उन देशों में पहले जाकर के व्यापार करना चाहिए। व्यापार से अत्यधिक मुनाफा हो तभी उसका राजनीतिकरण किया जाना चाहिए उस राष्ट्र का, और उसे तभी पहराना चाहिए, मतलब कि उस राष्ट्र का राजनीतिकीकरण तभी करना चाहिए जब विलयन से निजी उद्यम की अपेक्षा अधिक फायदा होता हो। ये पॉइंट में दोस्तों बहुत गहराई छुपी हुई है, इसको ध्यान से समझिएगा। भारत में भी यदि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती तो जब पहली बार बक्सर का युद्ध हुआ था तभी वो भारत में राजनीतिक रूप से अधिकार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि भारत के ही नवाबों को गद्दी पर 1 बाय 1 करके बिठाते रहे वो लोग, है ना। किंग मेकर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, सब कुछ कंपनी के हाथों में था, लेकिन फिर भी वो खुद शासक नहीं बन रहे थे और भारतीय नवाबों को ही शासक बना रहे थे। इसके पीछे यही नीति थी झंडे को व्यापार के पीछे चलने वाली, कि पहले मुनाफा व्यापार को होना चाहिए, राजनीतिक रूप से किसी प्रकार का दंगा नहीं चाहिए था उनको, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं चाहिए था। और जब उन्होंने देखा कि पूरी तरह से हर एक व्यवस्था जो है उनके अंडर में आ चुकी है, भारत में जो दूसरी यूरोपीय कंपनियां थी उनको भी अंग्रेजों ने खदेड़कर बाहर भगा दिया है, अब उनके अलावा कोई भी नहीं है शासन करने के लिए, वैसे ही उन्होंने फट से भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी हड़प लिया और स्वयं ही शासक बनकर के वो शासन करने लगे। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को जितना गहराई से समझोगे उतना अंदर डूबते चले जाओगे। ध्यान से पढ़िएगा, इसको रिवीजन ध्यान से लगाइएगा। आगे बात करते हैं। अब ये सब व्यवस्थाएं चल रही थी, लूट खसोट चल रही थी और हर एक देश के मूल निवासियों के साथ में उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। उनके हर एक प्रकार के जो भी हक थे उनको जो है छीना जा रहा था, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। इस प्रकार के कई प्रकार के अत्याचार उनके साथ किए जा रहे थे। उसी क्रम में अब कहानी आगे बढ़ती है। अब यूरोप की जनता भी जागने लगती है। यूरोप की जनता जागती है, लेकिन कब? जब यूरोप महाद्वीप का बंटवारा हो जाता। आपने देखा होगा ना, अगर कभी आपने वर्ल्ड मैप देखा हो तो वहां पर देखा होगा कि यूरोप जो है ना, यूरोप पूरा जो महाद्वीप है उसमें छोटे छोटे देश बसे हुए हैं। बहुत बड़े देश नहीं है, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, ऐसे बड़े बड़े देश नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में छोटे छोटे टुकड़ों में देश बने हुए हैं। ठीक है, तो उस पूरे जो यूरोप महाद्वीप था, उस पूरे यूरोप महाद्वीप में अब विभाजन हो चुका था। हर एक देश अपने अपनी बाउंड्री बना चुका था। अब इस प्रकार विभाजन होने से उन सभी राष्ट्रों के बीच में हम की भावना आ जाती है, हमारे राष्ट्र की भावना जागृत हो जाती है। तो ऐसे में लोग भी जागृत हो जाते हैं। तो यूरोप के लोगों ने अपनी अपनी सरकारों को मजबूर करना प्रारंभ कर दिया। मजबूर करना किस बात को लेकर के? उन्होंने कहा कि अफ्रीका में जो तुमने दंगे भड़का रखे हैं, जो जिस प्रकार से अफ्रीका में तुम लूटमारी कर रहे हो, उसको बंद करो और अफ्रीका के मूल निवासियों के हित में कार्य करना प्रारंभ करो। राजनीतिक रूप से जो नीतियां आप बना रहे हो, निस्वार्थ होकर के अफ्रीका के मूल निवासियों के लिए निस्वार्थ भाव से उनके लिए नीतियां बनाओ ताकि वो विकास कर सके। तो इस प्रकार की मांग अफ्रीका में नहीं, यूरोप में उठने लगी यूरोप की जनता के द्वारा। तो संभवतः सरकार मजबूर होगी इस कार्य को लेकर के, क्योंकि जब कोई जनता आवाज उठाती है तो वो जनता की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। ठीक है, तो अब इसी स्थिति में 19वीं सदी का ये जो काला महाद्वीप था, कौन सा काला महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप को ही काला महाद्वीप कहा गया। 19वीं सदी से पहले यूरोप महाद्वीप काला महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। रीजन जाना नहीं जाता था, बल्कि उसको कहा जाता, उसका नाम दिया गया था काला महाद्वीप, क्योंकि सब लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी ताकत के बल पर। कारण वहां पर विकास का जल दिया जाना, औद्योगिकरण जल दिया जाना, इस कारण से। लेकिन उस काले महाद्वीप का नाम अब समाप्त होता है और वहां पर अब तेजी से सभ्य प्रबोधन प्रारंभ हो जाता। सभ्य प्रबोधन का मतलब क्या हुआ? जनता का फिर से जाग जाना, और जनता के जाग जाने के कारण ही अफ्रीका को अब न्याय मिलने की संभावना थोड़ी प्रबल होती नजर आती है। सभ्य प्रबोधन मतलब उनका जो है पुनः जागरण हो जाना, जनता की बुद्धि का फिर से जाग जाना, जनता अपने हक के लिए लड़ाई करने लगती है, आवाज उठाने लगती है, उसी को सभ्य प्रबोधन कहा गया। आई होप कि स्वरूप वाला बिंदु भी आपको पूरी तरह से अब क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, कौन सा? उपनिवेशवाद के विस्तार के कारण। तो भाई ये उपनिवेशवाद तो चलो ठीक है, समझ लिया हमने क्या उपनिवेशवाद होता क्या है, उपनिवेशवाद किस प्रकार का था ये भी देख लिया। तो ये उपनिवेशवाद के पीछे प्रमुख कारण क्या थे? प्रमुख विस्तार क्यों बढ़ा इसका?
ये सब विस्तार क्यों बढ़ने लगा? तो विस्तार बढ़ने के पीछे कुछ हम 4 से 5 कारणों पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से 4 कारण हैं ऐसे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेरिका पर यूरोपीय देशों का अधिकार। यूरोपीय देश में गलती से भी आप लोग ये मत समझिए यूरोपीय देश में सिर्फ मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, नहीं, यूरोप महाद्वीप पर जितने भी राष्ट्र है वो सब यूरोपीय देश कहलाते हैं। उनमें से अधिकतम राष्ट्रों ने ये प्रयास किया उपनिवेशवाद के लिए, ठीक है? तो यहां कंफ्यूजन मत लाइएगा आप लोग। तो मैंने अभी कहा कि अमेरिका पर यूरोपीय देशों का अधिकार। दूसरे पॉइंट में है स्पेन के द्वारा अमेरिका का विनाश कर देना। उसके अलावा पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, इनके द्वारा अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना करना। और आखिरी वाला बिंदु है पूर्वी देशों में यूरोपीय शक्तियों का प्रसार होना। यूरोपीय पूर्वी देशों में हम भी आ रहे हैं, पूर्व में देशों में। बात समझ आई? तो ये 4 पॉइंटों के माध्यम से हम ये उपनिवेशवाद के विस्तार के कारण वाला पॉइंट कंप्लीट करेंगे। चलिए एक एक करके इनको भी फटाफट डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यदि अभी तक शुरू से अभी तक का लेक्चर आपने पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के देखा है, पूरे फोकस के साथ देखा है ना, तो इसको आप फटाफट समझते चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका पर यूरोपीय देशों का अधिकार, पहला पॉइंट है आपका। यूरोपीय देशों ने सबसे पहले अमेरिका महाद्वीप में अपने उपनिवेश स्थापित किए। क्यों भाई? अमेरिका महाद्वीप पर ही क्यों? ये तो आपको पता है ना कि अमेरिका महाद्वीप 2 हिस्सों में बटा हुआ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये तो आप लोग जानते हैं ना। एक महाद्वीप को हम उत्तरी अमेरिका के नाम से जानते हैं और एक महाद्वीप को हम दक्षिण अमेरिका के नाम से जानते हैं, जिसमें ब्राजील, मास्को, ये सब है ना, मैक्सिको वगैरह कंट्री आती है। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे अमेरिका को लेकर के दक्षिण अमेरिका की, ठीक है? उत्तरी अमेरिका की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं इसमें हम। तो यूरोपीय देशों ने सबसे पहले अमेरिका महाद्वीप में अपने उपनिवेश स्थापित किए और इसके पीछे भी कारण थे कि सबसे पहले अमेरिका ही क्यों? क्योंकि भाई साहब हुआ कुछ ऐसा था कि एक स्पेन से और एक पुर्तगाल से 2 लोग एक साथ निकले अपनी अलग अलग जहाज लेकर के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, और दोनों को भारत आना था, कोलंबस को और वास्को डी गामा को। कोलंबस कहां से था? स्पेन से था, और वास्को डी गामा पुर्तगाल से था। दोनों एक साथ निकलते हैं, ठीक है? आई थिंक कि शायद कुछ मिस्टेक हो रही है यहां पर। कोलंबस के साथ में वास्को डी गामा या फिर उसका कोई एक हम साथी था जो उसके पहले निकला था और वास्को डी गामा बाद में आया था। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं या फिर समथिंग ऐसा ही कुछ है। दैट मीन्स कि कोलंबस के साथ में वास्को डी गामा साथ, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन आज नहीं आता है कि दोनों को साथ निकले थे, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए बता रहा हूं। तो कोलंबस और वास्को डी गामा दोनों साथ निकले, लेकिन क्या होता है कि वास्को डी गामा जो है अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए इंडिया पहुंच जाता है, लेकिन कोलंबस अफ्रीका का चक्कर लगाने ही वाला होता है कि वहां पर दक्षिण अफ्रीका के तट पर जो है ना बहुत भयानक तरीके से कोहरा रहता था। उस कोहरे से डरकर, आंधी तूफान से डरने के कारण ही जो है उसने रास्ता बदल लिया। उसको लगा कि शायद यही भारत का रास्ता है, और वो इस प्रकार से दिशा बदल गई। उसकी दिशा बदलने पर वो भारत पहुंचने की अपेक्षा उल्टी दिशा में बहा और दक्षिण अमेरिका पहुंच गया। कौन? कोलंबस। तो दक्षिण अमेरिका जैसे ही वो पहुंचता है तो वहां पर वो देखता है कि वहां के क्षेत्र में जो जनजातियां थी वो बहुत ही जंगली टाइप की जनजातियां थी, मतलब उन पर अधिकार करना बहुत आसान काम था उसके लिए। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि कोलंबस जब पहली बार वहां पहुंचा, दक्षिण अमेरिका में पहुंचा, तो उसने वहां की असभ्य और जंगली जनजातियां वहां पर जाकर के उसने देखी, तो उसने अनुमान लगा लिया कि यहां पर सब कुछ संभव है, कुछ भी कर सकता। और यही प्रमुख रीजन था। कोलंबस स्पेन के पहुंचने के बाद में अन्य देश भी अब धीरे धीरे अमेरिका की ओर रुख करने लगे। तो दक्षिण अमेरिका में मेक्सिको और पेरू है, वहां के लोग जंगली या असभ्य नहीं थे, बल्कि उन्नत सभ्यता वाले लोग थे। ये लोग नगरों में निवास किया करते थे, झुग्गी झोंपड़ियों में नहीं, और खेती और शिल्प पर आधारित ये सभ्यता आर्थिक समृद्धि के साथ ही साथ धर्म एवं दर्शन के चिंतन के लिए भी विख्यात थी, पहचानी जाती थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मेक्सिको और पेरू के, मतलब पूरे अमेरिका के लोग जंगली या असभ्य नहीं थे, बल्कि कुछ जनजातियां ऐसी भी थी जो नगरों में निवास करती थी और उनकी सभ्यता सभ्य मानी जाती थी। उनके पास में हर प्रकार का साधन भी था। तो इस तरह से
जब पहली बार स्पेन पहुंचा, स्पेन के बाद में फिर हॉलैंड पहुंचने लगा, फ्रांस पहुंचने लगा, ठीक है, पुर्तगाल पहुंचने लगा, तो सभी देश जो है, सभी देशों ने उसकी तरफ रुख करना प्रारंभ कर दिया। क्या आप अकेले कैसे लूट सकते हो भाई, हम भी तो है लाइन में, हम भी लूटेंगे। तो विकसित राष्ट्रों ने इस तरह से तबाही मचाई थी पूरी दुनिया में उस समय, जब लोग जीना सीख रहे थे, जब लोग अपनी सभ्यता को जागृत कर रहे थे, उस समय जब लोग ना असभ्य प्रकार के थे, जंगली टाइप से जीवन जीते थे, उस समय में जो लोग विकसित हो चुके थे, उनका कार्य था कि उन लोगों को आगे बढ़ाए, लेकिन उन्होंने उनको, उन अविकसित लोगों को वो लूटने का काम किया, उल्टा काम किया था यहां पर। तो इस तरह से यूरोपीय देश जो है दिन ब दिन सक्षम होते चले गए, विकास करते चले गए, और इसी कारण से पूरे यूरोप के देश जो है आज भी विकसित राष्ट्र है, पूरे यूरोप के राष्ट्र विकसित राष्ट्र है। चलिए सेकंड पॉइंट को देखते हैं, स्पेन द्वारा अमेरिका में विनाश। अब सबसे पहले मैंने कहा कि कोलंबस के माध्यम से सबसे पहले स्पेन पहुंचा, कहां पर, अमेरिका में। कैसे विनाश किया, तो यूरोप में जो है, यूरोप में बारूद और बंदूक का आविष्कार हो चुका था। अब तक यूरोप में बारूद और बंदूक का आविष्कार हो चुका था, अब इनके हथियार बनने लगे थे, और जो स्पेन के लोग या यूरोप के लोग जो उन देशों में जा रहे थे उपनिवेशवाद स्थापित करने के लिए, वो लोग जो है वो बारूद और हथियारों से, बंदूक वाले हथियारों से लैस थे। और ऐसे में जो अविकसित राष्ट्र थे, वहां के मूल निवासियों के पास में किसी प्रकार के हथियार नहीं थे, बल्कि हथियार के नाम पर सिर्फ तीर कमान का प्रयोग वो करते थे। तो ऐसे में तीर कमान बंदूक का सामना नहीं कर पाई, ऐसे में स्पेनिश लोगों ने बहुत ही निर्दयता के साथ में अमेरिका के मूल निवासियों का संहार करना प्रारंभ कर दिया और पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर दिया। आज भी अमेरिका में अमेरिका के मूल निवासी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, ना के बराबर है, ना के बराबर। अमेरिका में अमेरिका के मूल निवासी आज भी नहीं है, ना के बराबर है, शायद कुछ हजारों की संख्या में, है ना। सबके सब यूरोपीय देश के लोग हैं वहां पर आज भी वर्तमान में। स्पेन ने 1519 में मेक्सिको की एकजट सभ्यता का विनाश करके और सोना और चांदी खूब अच्छी तरह से लूट लिया। एकजट सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी मेक्सिको की जिसके पास जो बहुत ज्यादा धन संपन्न थी, सबसे ज्यादा धन संपन्न थी उस समय एकजट सभ्यता। कहां की, मेक्सिको की, याद रखिएगा। इस एकजट सभ्यता का पूरी तरह विनाश कर दिया और उनके पास जो भी संपदा थी सब कुछ लूट लिया। मैं सभ्यता, एकजट और इंका सभ्यता, ये कुछ प्रमुख सभ्यताएं थी। इनके लोगों के धन को लूट लिया गया। नवीन प्रदेशों के दोहन से और शोषण से स्पेन एक समृद्ध राष्ट्र बन गया। अमेरिका को खूब लूटा, ये सभी सभ्यताओं का विनाश किया, जो धन संपदा थी सब कुछ लूटा, लूट करके अपने मूल देश में भेज दिया, मतलब स्पेन भेज दिया, और इसी के कारण जो है स्पेन समृद्ध राष्ट्र बन गया। इसी कहानी है इन राष्ट्रों के पीछे सभ्यता की या उनके विकास की। तीसरे बिंदु के रूप में अभी तक हमने बात की है स्पेन की सबसे ज्यादा। अब हम बात करेंगे पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड और स्वीडन, ये अन्य राष्ट्र भी अब किस तरह से इस लूट में शामिल होने वाले थे। स्पेन से प्रतिस्पर्धा करते हुए अन्य यूरोपीय शक्तियां भी अमेरिका पर आधिपत्य करने के लिए प्रयत्नशील हो गई। उन्होंने देखा कि यार स्पेन जो है खूब अच्छे से धन कमा रहा है, लूट रहा है, और हम क्यों चुप बैठे, आखिर हम भी तो यूरोपवासी है। इन देशों ने सोचा हम भी तो यूरोपवासी है, क्यों ना हम भी जो है इसकी तरह से कुछ लूट करके लाए और अपने राष्ट्रों को संपन्न बनाए। इसी लूट में ये अन्य राष्ट्र भी शामिल हो गए, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन जैसे राष्ट्र भी शामिल हो गए, और भी कई राष्ट्र थे। 1500 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक दक्षिणी अमेरिका पहुंच गया था। पुर्तगाली नाविक, याद रखिएगा, पहले हमने कोलंबस की बात की जो स्पेन का नाविक था। अब 1500 ईस्वी में पुर्तगाल का नाविक दक्षिण अमेरिका पहुंच गया। स्पेन के समान ही पुर्तगाली लोग भी ब्राजील में जा बसे, क्योंकि अब कंपटीशन करना था साथ साथ में, स्पेन के साथ कंपटीशन करना था पुर्तगाल को भी। तो जैसा जैसा स्पेन के लोगों ने किया वैसे वैसे पुर्तगाल के लोग भी करते गए कि कैसे कैसे ये लूट रहे हैं, उससे प्रेरणा लेकर के ये भी लूटने लगे। तो पुर्तगाल का अनुसरण कर फ्रांस भी दक्षिण अमेरिका पहुंच गया। अब दक्षिण अमेरिका का विशाल भूभाग स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस के अधीन आ गया और इन देशों ने वहां पर उपनिवेश स्थापित कर लिए।
तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यही है कि इस शुरुआत की स्पेन ने, और स्पेन के बाद में जो लाइन लगना शुरू हुई, जो ताकतवर यूरोपीय देश थे उन देशों ने उपनिवेशवाद स्थापित करने की होड़ में जो है अमेरिका पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में लास्ट वाला पॉइंट था आपका पूर्वी देशों में यूरोपीय शक्तियों का प्रसार। पूर्वी देशों में, पूर्वी देश ये हमारे लिए सबसे अति आवश्यक है। अभी तक हमने अफ्रीका की बात की, अभी तक हमने अमेरिका की बात की, लेकिन अभी तक हमने पूर्वी देशों की बात नहीं की। पूर्वी देशों में जैसा मैंने बताया था कि हम भी शामिल है, हमारा प्यारा भारत भी शामिल है। तो भारत, बर्मा, जावा, सुमात्रा, मलाया, चीन, फिलीपींस, कई सारे राष्ट्र जो अभी हम, जिसे हम दक्षिण राष्ट्र कहते हैं के नाम से जानते हैं, वो सारे राष्ट्र चूंकि पूर्वी राष्ट्रों में शामिल होते हैं, तो उन सभी राष्ट्रों पर भी इन यूरोपीय देशों ने कैसे अधिकार किया वो कहानी जरा अब सुनिए। यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका की ही तरह पूर्वी देशों जैसे भारत, बर्मा, जावा, सुमात्रा, मलाया, चीन आदि देशों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। अतः सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री तट पर कोटियां स्थापित करके व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। भारत से व्यापार के कारण पुर्तगाल एक समृद्ध राष्ट्र बनने लगा, क्योंकि एक लंबे समय तक पुर्तगाल ने भारत से व्यापार किया। इवन 2 बार तो वास्को डी गामा ही आ चुका था। व्यापार से इतना लाभ हुआ यूरोप को, पुर्तगाल को, कि पुर्तगाल ने जो भारत में व्यापार किया ना, उस व्यापार से बहुत समृद्धि हासिल हो चुकी थी। इसको समृद्ध राष्ट्र बन चुका था पुर्तगाल। बहुत फायदा हुआ इसको व्यापारिक रूप से। तो इस पुर्तगाल से एक्सप्रेशन लेकर के, पुर्तगाल से प्रेरणा लेकर के हॉलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन की व्यापारिक कंपनियां भी भारत आई और भारत के समुद्री तट पर अपनी कोठियां बना करके इन्होंने भी व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। अब चूंकि ये दूरदर्शिता थे, ये व्यापार तक सीमित रहना नहीं चाहते थे। इनको चाहिए था अधिकतम लाभ, और अधिकतम लाभ कहां से मिल सकता है? शोषण से। शोषण से ही अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सकती थी। तो उसी नीति पर इन लोगों ने कार्य करते हुए भारत या अन्य देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और इनके द्वारा किया गया हस्तक्षेप भी इसलिए सफल हो पाया क्योंकि उस समय अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मुगल शासन था। और लेकिन मुगल शासन तो था, लेकिन जाता हुआ मुगल शासन था। जाता हुआ दैट मीन्स कि जो शक्तिशाली मुगल सम्राट हुआ करते थे वो इस समय नहीं थे, बल्कि अब मुगल शासन में जो है कई प्रकार के भ्रष्टाचार पनप चुके थे, कई प्रकार की कूटनीतियां हो रही थी शासन में अंदर ही अंदर, जिसने उस मुगल शासन को जो है खोखला कर दिया था। और इस खोखलेपन का लाभ इन व्यापारिक कंपनियों ने उठाया। तो उस समय में, तत्कालीन समय में भारत में मुगल सम्राटों की जो कमजोरी थी, इस कमजोरी का लाभ उठा करके यूरोपीय शक्तियों ने व्यापार के अलावा सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि सफल भी हुआ। किंतु भारतीय जनता अमेरिका की जनता की तरह पिछड़ी हुई जनता नहीं थी, इतनी जंगली या असभ्य जनता नहीं थी भारत की। अतः शीघ्र, मतलब ये कि यूरोपीय जो देश थे ये बहुत आसानी से, जैसे अमेरिका में उन्होंने आसानी से अपना अधिकार कर लिया था, ऐसे ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आसानी से अधिकार नहीं कर पाई। इनको लंबे अरसे तक युद्ध लड़ने पड़े, तब कहीं जाकर के जो है यूरोपीय कंपनी भारत पर अधिकार कर पाई थी। भारत में ब्रिटेन तथा फ्रांस की कंपनियां देशी राजाओं की फूट और मुगल सम्राटों के पतन का लाभ उठा करके भारतीय भूमि पर अधिकार जमाने में सफल हो गए। कौन कौन? ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियां। बाकी सब तो निकल के भाग गए इसी युद्ध के डर से, और युद्ध लड़ने के बाद में समाप्त तो हुए, सबको खदेड़ दिया गया। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने पैर जमा लिए भारत में। इन कंपनियों ने क्या बड़े चालाकी से काम लिया। जो राजाएं थे, राजाओं में आपस में फूट डलवाई, उनको आपस में लड़वाया। इसके बाद जो मुगल सम्राट थे वो भी पतन की ओर जा रहा था, मुगल साम्राज्य। तो इन सबका लाभ उठा करके उन्होंने भारतीय भूमि पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। फ्रांस के मुकाबले ब्रिटेन ने 19वीं सदी में अपनी कुटिल राजनीतिक चालों से संपूर्ण भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित कर लिया था 19वीं सदी तक आते आते। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप लोगों ने चारों पॉइंटों को पूरे विस्तार से देखा, कंटेंट के माध्यम से आपने देखा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, पूरे टॉपिक को
पूरी टॉपिक को एक नजर में उतारने की आवश्यकता, अपने हर एक पॉइंट को मैंने अलग अलग आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। लेकिन अब आपको करना क्या है, अभी तुरंत आप जाएंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहां टॉपिक का नाम लिखा हुआ है ना, नीचे देखिए आप टॉपिक का जो नाम लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ शब्द लिखे होंगे और वहां पर मोर लिखा होगा, MORE मोर। उस मोर पर क्लिक कीजिए, फिर कुछ 4-5 लाइनें खुल करके आएगी। उसके बाद में फिर आगे मोर लिखा होगा, फिर मोर पर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर इस नोट्स की लिंक दी गई है, उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करके तुरंत अभी आपको रिवीजन लगाना है बिना किसी का कोई गैप दिए, कोई 5 मिनट का ब्रेक नहीं लेना है, न 10। अभी तुरंत आपको नोट्स डाउनलोड करके उसको एक बार इसका पूरा रिवीजन लगाना है। 10 मिनट में आप इसका पूरा रिवीजन लगा लिया। रिवीजन लगा लिया, समझ जाइए टॉपिक पूरी तरह आपकी झोली में आने रहा है। अब नहीं पढ़ना है, अब आपको सिर्फ एग्जाम के जस्ट पहले रिवीजन लगाना है बस। और वो नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। मैं नोट्स दूंगा आप लोगों को, कंप्लीट नोट्स से एक साथ, जितने भी टॉपिक है ना सभी टॉपिकों की एक साथ आपको PDF दूंगा, ताकि आप लोग फटाफट उसका रिवीजन लगा सके। लेक्चर नंबर 8 में अर्थात कि अगली क्लास में हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। क्लियर है? इससे हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको सभी लेक्चरों की लिंक चाहिए, नोट्स की लिंक चाहिए, तो आप कैसे लोगे, उसके लिए मैं रास्ता बता दूं आप लोगों को। व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप लिखा हुआ है लेकिन ग्रुप फुल हो चुका है। अब आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। जो भी आपको लिंक चाहिए ना वो आप लिख करके भेज दीजिए, अपना नाम लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे और साथ साथ में अपनी स्टेट या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, तो आपको सभी लेक्चरों की लिंक मिल जाएगी, नोट्स की लिंक भी मिल जाएगी। इसके बाद में यदि आप चाहते हैं कि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप कोई क्लास छोड़ना नहीं चाहते, हर क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पर ग्रुप का नाम है लोधाजी क्लासेस, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्लासेस आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, तो इनको ज्वाइन करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो जरूर नहीं है। इनसे दूर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलेंगे अगले सेशन में। और हाँ, जाने से पहले एक बात और आप लोगों को कहूंगा यार, सेशन अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं ना, पसंद आ रहे हैं ना, तो लाइक में दबा दिए करें। जितनी लंबी क्लासेस कॉलेज में होती है ना, उतनी ही मेहनत के साथ में आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आता हूं मैं। कोई शॉर्ट क्लास नहीं लाता हूं मैं 10-15 मिनट वाली, फुल लेंथ में क्लासेस लेकर के आता हूं। जितना लंबा लेक्चर होता है 45 मिनट का कॉलेज में, वही लेक्चर मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूं। तो कम से कम इतनी मेहनत के बाद देखिए पसीना दिख रहा है आप लोगों को, है ना। तो लाइक में दबा दिया करें, और नहीं जुड़े हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें यार, ठीक है। ये बटन आप लोगों के लिए लगा रखा है सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।